नमस्ते, ग्रीन टीवी की ओर से आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ऋतु शर्मा। हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तेज डायरी में हम बात करेंगे कृषि, ग्रामीण विकास और पर्यावरण से जुड़ी उन सभी हलचलों पर जो हमसे और आपसे सरोकार रखती हैं। इस साल कमजोर मानसून की वजह से भारत में चावल का उत्पादन घटकर 10 करोड़ टन रह सकता है, जो पिछले साल के रिकॉर्ड में 10 करोड़ 65 लाख टन से कम होगा। अमेरिकी कृषि विभाग ने यह जानकारी दी है। अमेरिकी कृषि विभाग ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि भारत में चावल का कुल उत्पादन विपणन साल 2014-15 में 10 करोड़ टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल से करीब 6% कम होगा। लगातार कम बारिश और अक्टूबर-नवंबर के दौरान पूर्वी समुद्री तट पर सामान्य समुद्री तूफान खरीफ धान की कटाई और आगामी रबी सीजन में चावल की रोपाई को प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार भारत सरकार का चावल उत्पादन का पहला अग्रिम अनुमान 8.8 करोड़ टन है। अगस्त के अंत और सितंबर के आरंभ में अच्छी बारिश से खरीफ के धान की बुआई में सुधार हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर उत्पादकता पिछले साल से कम रहने की संभावना है। धान में नमी के मानक विवाद से बढ़ती नाराजगी को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। खाद्य मंत्रालय के कदम से हरियाणा और पंजाब के धान उत्पादकों और राइस मिल मालिकों को राहत मिलेगी। धान की पैकेजिंग का विवाद भी सुलझ गया है। खाद्य मंत्रालय ने मिल मालिकों की मांगों को जस का तस मान लिया है। मंत्रालय ने धान के चालू साल में नमी के मानक को और सख्त बनाने संबंधित अधिसूचना जारी कर दी थी। इसे लेकर राज्य के चावल मिल मालिक खासा नाराज थे। इससे धान की खरीद के प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया था। मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है, यानी 14% से अधिक नमी मिलने पर वैल्यू कट के साथ 1% की अतिरिक्त नमी छूट की जाएगी। दूसरी बड़ी मांग पैकेजिंग वाले बोरों में धान की मात्रा लेकर थी, उसे भी उनकी मांग के हिसाब से मान लिया गया है। अफ्रीका और खाड़ी के देशों से अच्छी मांग होने की उम्मीद के बीच अगले साल भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन सकता है। कैलेंडर ईयर 2015 में भारत बासमती और गैर बासमती चावल दोनों का सबसे बड़ा निर्यातक बन सकता है। सालाना 40 लाख टन गैर बासमती चावल के निर्यात का आंकड़ा बढ़कर 70 लाख टन तक पहुंच सकता है। बासमती और गैर बासमती चावल का आयात 1 करोड़ से 1.1 करोड़ टन के बीच में होना चाहिए। इससे पहले 2012 में भारत के करीब इतना ही चावल निर्यात हुआ था। चावल स्टॉक बढ़ने और खेती के तरीकों में सुधार से भारत ग्लोबल राइस मार्केट में टक्कर देने की स्थिति में आ गया है। धान की कटाई का सीजन इस महीने से शुरू हुआ है। ऐसे में देश में चावल की कीमत में गिरावट आने की उम्मीद है। भारतीय पार बॉइल्ड नॉन बासमती राइस की कीमत $400 प्रति टन है। थाईलैंड से आयात किए जाने वाले चावल के मुकाबले इसकी कीमत $10 से $15 कम है। पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किसानों को उन्नत बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देगा। इसके लिए वैज्ञानिक देश भर में फैले डाकघर और कृषि विज्ञान केंद्र के नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। पूसा संस्थान की ओर से व्यापक मॉडल तैयार कर लिया गया है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनिंदा क्षेत्रों में चलाई जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्नत प्रजाति के बीज का इस्तेमाल कर पैदावार में 10 से 15% बढ़ोतरी की जा सकती है। कोशिश है कि किसानों को बीज न भेजकर उन्हें बीज उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाए। इस कार्य के लिए किसानों का चुनाव किया जाएगा। किसानों को बीज उत्पादक समूह से जोड़ा जाएगा। इसमें ऐसे किसानों को शामिल किया जाएगा जो बीज उगाने और उसके वितरण में डाकघर के साथ कृषि विज्ञान केंद्र का सहयोग करेंगे, ताकि संबंधित क्षेत्र बीज के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए। आलू के दाम काबू करने के लिए सरकार अब इसका आयात करेगी। अब हमारे रसोई में विदेशी आलू की सब्जियां बनेंगी। आलू के दाम में लगातार हो रहे इजाफे को देखते हुए सरकार ने विदेशों से आलू आयात करने का फैसला किया है। ये पहला मौका है जब आलू की कमी होने के चलते विदेश से आलू मंगाने की जरूरत पड़ रही है। आलू की किल्लत हुदहुद चक्रवात के चलते और उत्पादक राज्यों में बेमौसम बारिश ने पैदा की है। यूरोप और पड़ोसी पाकिस्तान से आलू आयात की संभावना अधिक है। घरेलू बाजार में आलू की पर्याप्त आपूर्ति होने तक आयात जारी रहेगा। आलू आयात के लिए कुछ अन्य एजेंसियों से संभावनाएं तलाशने को कहा गया है। साल 2013 और साल 2014 में देश में कुल 4.43 करोड़ टन आलू की पैदावार हुई थी। ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले लगभग 2.5% कम था। अगले कुछ महीनों के दौरान कम उपलब्धता के कारण चाय की कीमतों में 9 से 10% की बढ़ोतरी की संभावना है। चाय बोर्ड के अगस्त 2014 तक के आंकड़ों से संकेत मिले हैं कि असम और पश्चिम बंगाल में इस साल 54.365 करोड़ किलोग्राम चाय की पैदावार हुई है,
जबकि बीते साल सामान्य अवधि में 56.165 करोड़ किलोग्राम चाय की पैदावार हुई थी। फिलहाल उद्योग को आने वाले महीनों के दौरान उपलब्धता में सुधार की उम्मीद नहीं है, क्योंकि 3 महीनों का सुस्त सीजन नवंबर से शुरू होता है। यहाँ से आगे कीमतों में तेजी ही देखने को मिलेगी। इस साल उत्तर भारत में सीजन की शुरुआत से ही खराब मौसम के कारण चाय की उपलब्धता एक बड़ी समस्या रही है। मई तक पैदावार में 2 करोड़ किलोग्राम की कमी रही थी। इस साल पैदावार में करीब 3 करोड़ किलोग्राम की कमी आ सकती है। हालांकि सीजन के अंत में पैदावार में कमी का ज्यादा असर पड़ने की संभावना कम है, क्योंकि ब्रिटेन और पाकिस्तान को कम निर्यात की संभावनाएं हैं। पश्चिम बंगाल को फसलों की अच्छी और ज्यादा पैदावार करने के लिए इस साल का कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला ये पुरस्कार राज्य को लगातार तीसरे साल मिला है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, जो 2 करोड़ रुपए का होता है। पश्चिम बंगाल को ये पुरस्कार तिलहन की रिकॉर्ड पैदावार के लिए मिला है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल शासन को ये जानकारी दी गई। प्रेजेंटेशन में वर्ष 2013-14 में खाद्यान्न, तिलहन उत्पादन और राज्य सरकार द्वारा इन उपलब्धियों के लिए अपनाई गई रणनीति एवं उपायों को शामिल किया था। प्रेजेंटेशन में ऊर्जा, सिंचाई, खाद्य इत्यादि से जुड़े विभागों के बीच समन्वय के लिए किए गए उपायों पर भी जानकारी दी है। इस लिस्ट में 5 बड़े राज्य शामिल हैं। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब और मध्य प्रदेश। पंजाब का संगरूर जिला पिछले 2 सालों से गेहूं के प्रति हेक्टेयर भूसे में पूरे भारत में आगे रहा है। उपजाऊ जमीन और किसानों द्वारा खेतीबाड़ी विभाग के निर्देशों के अनुसार फसल की बिजाई करने से जिला संगरूर ने पूरे भारत में गेहूं उत्पादन और प्रति हेक्टेयर झाड़ में लगातार तीसरे साल भी पहला स्थान हासिल किया है। साल 2013 और 14 के दौरान जिले में 5,498 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं पैदा करने का गौरव यहाँ के किसानों की मेहनत और खेतीबाड़ी विभाग के प्रयासों से पूरा हुआ है। साथ ही गेहूं के झाड़ में साल 2011-12 में 5,494 किलोग्राम और साल 2012-13 के दौरान 5,169 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं की पैदावार कर भारत में पहला स्थान प्राप्त किया। पंजाब पिछले 4 दशकों से देश की खुराक सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा खरीदी गई गेहूं का लगभग 50 से 60% में धान में लगभग 35 से 40% योगदान दे रहा है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली देना काफी कारगर साबित हो रहा है, जिसके तहत फसलों को समय पर पानी मिलता है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे हरित क्रांति के बाद अब देश में आएगी नीली क्रांति। साथ ही देखेंगे भारत को पोल्ट्री आयात में क्यों लगा झटका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चालू सोयाबीन सत्र 2014-15 में घरेलू सोयाबीन प्रसंस्करण पिछले साल के मुकाबले बेहतर रहने की उम्मीद है। इस साल सोयाबीन की फसल अच्छी रही है। ऐसे में पिछले साल के मुकाबले इस बार बेहतर पेराई की उम्मीद है। पिछले साल सोयाबीन की आपूर्ति कम रहने और फसलों की गुणवत्ता उम्मीद के मुताबिक कम रहने के कारण इसके प्रसंस्करण पर असर पड़ा था। पैदावार में सुधार के बावजूद किसान अपनी उपज को निर्यात की मांग बढ़ने की उम्मीद में रोक कर रख सकते हैं, जिससे देसी बाजार में इसकी आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। पिछले साल सोयाबीन में कम प्रसंस्करण के कारण सोया खली की निर्यात मांग पर भी असर पड़ा था और घरेलू बाजार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले कीमतें ज्यादा रही थी। इस साल भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में सोयाबीन की फसल अच्छी रही है। ऐसे में भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति एक बार फिर मजबूत करने के लिए अभी 2 से 3 साल का वक्त और लग सकता है। अगले कुछ दिनों में देश के दूरदराज ग्रामीण इलाकों में जब आप जाएंगे तो ऐसे गांव में एटीएम की सुविधा पाएंगे जहां बिजली मौजूद नहीं है। दरअसल ये एटीएम सौर ऊर्जा से चलाए जाएंगे। इनकी खासियत ये होगी कि इसकी ऑटोमेटिक वॉइस और रसीद स्थानीय भाषा में होगी। ये सब संभव हो पाया है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के कारण। आईएफसी और केंद्र सरकार ने मिलकर देश के दूर दराज इलाकों में 2000 सौर ऊर्जा मशीनें लगाएंगे, जिससे बिना बिजली के भी आम गांव वालों को इस एटीएम का लाभ मिलेगा। वैसे भी देश भर में बिजली की सबसे ज्यादा समस्या है, जिसके कारण किसानों को खासा नुकसान हो रहा है। अगर सौर ऊर्जा उपकरण लग जाते हैं तो गाँव के लोगों को बिना बिजली के भी एटीएम से पैसे आसानी से मिल जाएंगे। रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव से आम आदमी को निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश में किसानों को केचुए से बनी खाद के उत्पादन और किसानों को उसके इस्तेमाल के बारे में प्रशिक्षण देने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। रासायनिक उर्वरकों और रसायनों के दुष्प्रभावों से किसानों को सचेत करने के लिए ये योजना समूचे राज्य में एक साथ क्रियान्वित
करने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत राज्य भर में चयनित किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। योजना के माध्यम से किसानों को जैविक खाद के बारे में उपयोगी जानकारी मिलेगी और रोजगार के नए मौके मुहैया होंगे। इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में केंचुए खाद उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। अमेरिका से पोल्ट्री आयात पर लगे प्रतिबंध के मामले में भारत विश्व व्यापार संगठन में हार गया है। इस मामले में WTO ने अमेरिका के पक्ष में फैसला सुनाया है। अमेरिका की ओर से WTO में यह मामला दर्ज कराया गया था। संगठन के विवाद पैनल ने कहा है कि अमेरिका से पोल्ट्री आयात पर भारत की ओर से लगाया गया प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से उचित नहीं है। भारत ने पोल्ट्री, मीट और अंडों सहित कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादकों के आयात पर रोक लगाई थी। इसको लेकर मार्च 2012 में अमेरिका ने भारत को WTO में घसीटा था। 2007 में एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए उपायों के तहत एहतियातन भारत ने अमेरिका से विभिन्न कृषि उत्पादकों के आयात पर रोक लगाई थी। कृषि के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन पर भी सरकार तेजी से काम कर रही है और इसके लिए कई योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। कृषि मंत्रालय ने देश में श्वेत क्रांति के बाद मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए नीली क्रांति शुरू करने की योजना बनाई है। गौरतलब है कि श्वेत क्रांति के दौरान देश में दूध उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अब देश में मछलियों की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए सभी राज्यों को टंकियों और धन मुहैया कराएगी ताकि नीली क्रांति को सफल बनाया जा सके और मछली उत्पादन बढ़ाया जा सके। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, लेकिन कृषि मंत्रालय दूध की गुणवत्ता सुधारना चाहता है ताकि हर व्यक्ति को न सिर्फ भरपूर दूध मिल सके बल्कि वो अच्छा दूध भी पी सके। इसके लिए सरकार ने एक मिशन शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत देसी गाय की नस्लों में सुधार करने की जरूरत बताई है। इस मिशन के लिए सरकार भरपूर पैसा लगाएगी। सरकार ने देश के सभी राज्यों से अपील की है कि वो देसी गाय की नस्लें सुधारने के लिए प्रस्ताव भेजें ताकि विशेषज्ञों और दुग्ध उत्पादकों की मदद से दूध की गुणवत्ता सुधारी जा सके। उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन अब और भी फायदे का सौदा साबित होगा। लंबे समय से मछली पालन को कृषि का दर्जा देने की मांग को आखिरकार मान ली गई है। अब राज्य में मछली पालन भी कृषि में आएगा और कृषि के सभी फायदे अब मत्स्य पालन करने वालों को मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा घोषित किया है। अर्थात कि जो किसान सामान्य किसानों को जो सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि बिजली आपूर्ति है तो वो जो है कृषि दर पर, हमारे मत्स्य पालकों को कृषि दर पर बिजली की आपूर्ति नहीं होती। या पट्टे पर जो स्टाम्प शुल्क लगता है उससे छूट नहीं मिलती। कोई दैवीय आपदा आ गई तो मत्स्य पालकों को उससे कोई वो नहीं मिल पाता, राहत नहीं मिल पाती मत्स्य उत्पादों के लिए। मत्स्य पालकों का बीमा तो भारत सरकार की सहायता से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मत्स्य उत्पाद का जो बीमा है उसकी सुविधा नहीं मिलती। तो ये सब कुछ ऐसे लाभ हैं जो कृषि का दर्जा मिलने पर हमें मत्स्य पालकों को स्वतः प्राप्त होंगे और इनके माध्यम से अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है प्रदेश में और इसका सकारात्मक प्रभाव और परिलक्षित भी होने लगा है। उत्तराखंड के पंतनगर में 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक किसान मेले का आयोजन हुआ, जहां देश के कोने कोने से किसान शरीक हुए। किसानों को फसलों की जानकारी, पशुओं के नस्लों की जानकारी, उचित दाम पर बीज, मशीनों की जानकारी मिल सकी है। इसके लिए अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए हैं। हालांकि बीज वितरण केंद्र मेले का खासा आकर्षण का केंद्र बना रहा। तो ये जो किसान मेला ज़्यादातर जो किया जाता है हमारा यहाँ पर अखिल भारतीय किसान मेला कहा जाता है। तो इसमें पूरे देश से किसान बुलाए जाते हैं और यहाँ पर इस समय ये रबी का है मेला एक्चुअली। तो इस समय जो रबी के जो बीज बोए जाते हैं, जैसे गेहूँ का है, तोरिया का है, तो सरसों का है, मसूर का है, तो इसके बीज यहाँ पर जो हमारा पंतनगर विश्वविद्यालय है ये बीज का उत्पादन करके किसानों को उपलब्ध कराता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश से किसान इस कृषि मेले में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। कृषि मेले में डेयरी, पोल्ट्री और खाद्य संबंधित सूचनाएं लोगों के बीच काफी चर्चा में बनी रही। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो दिखाएंगे अब आप अपने जन्मदिन को कैसे बना सकते और खास। अब आप किसी पर्व, त्योहार या अपने जन्मदिन जैसे खास मौकों पर अपनी खुशियां स्कूली बच्चों के साथ साझा कर सकेंगे।
देश भर के स्कूलों में इसके लिए तिथि भोजन योजना शुरू की जा रही है। गुजरात में ये योजना पहले से ही सफल हो चुकी है। ये भी तय किया गया है कि इस योजना की निगरानी व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मिड डे मील की योजना में स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। इसके तहत लोगों को किसी त्योहार के मौके पर या अपने पारिवारिक आयोजन के मौके पर अपनी खुशी स्कूली बच्चों के साथ साझा करने का मौका दिया जाएगा। लोग ऐसे मौके पर स्कूल के साथ एक दिन तय कर बच्चों के लिए विशेष भोजन उपलब्ध करवाने में स्कूल की मदद करेंगे। गुजरात में ऐसी ही योजना के तहत गांव मोहल्ले के लोग न सिर्फ बच्चों को बेहतर भोजन और मिठाइयाँ आदि उपलब्ध करवा रहे हैं, बल्कि स्कूल की रसोई के लिए बर्तन भी भेंट कर रहे हैं। इस काम में प्रसिद्ध मंदिरों, गुरुद्वारों और मस्जिदों को भी शरीक किया जा सकेगा। बैठक में मिड डे मील योजना पर बेहतर निगरानी की व्यवस्था भी तय की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार सभी ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टेलीकॉम कवर के लिए नीति बनाने जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इलाकों के कुछ गांवों को चुना गया है, जबकि आने वाले समय में लगभग 86 गांवों में ब्रॉडबैंड की सुविधा जल्द ही शुरू की जाएगी। प्रदेश के सभी गांवों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सबसे पहले 2 गाँवों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया परियोजना के तहत सभी ग्राम पंचायत को साल 2018 तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड बनाया गया है। इसी तरह नक्सल प्रभावित एरिया में भी मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी मिल गई है। भारतीय शहरों में प्रदूषण की बढ़ती चिंताओं के बीच हवा की गुणवत्ता की जानकारी देने वाला सूचकांक जारी किया गया है। ये सूचकांक लोगों को न सिर्फ हवा की गुणवत्ता के प्रति जागरूक करेगा, बल्कि सेहत पर उसके दुष्प्रभाव की भी जानकारी देगा। राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छी, संतोषजनक, सामान्य, प्रदूषित, खराब, बेहद खराब और चिंताजनक के नाम से 6 श्रेणियों को प्रस्ताव किया है। ये इंडेक्स दिसंबर मध्य तक देश के 1 लाख से ज्यादा शहरों में काम करने लगेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि AQI का लक्ष्य है तकरीबन रियल टाइम आधार पर हवा की गुणवत्ता की जानकारी को प्रसारित करना। इससे इस बात को समझने में आसानी होगी कि किन प्रदूषकों को पर्यावरण पर त्वरित और कम समय तक प्रभाव पड़ता है। इसके तहत 8 प्रदूषकों का स्तर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मान के अनुसार औसतन 24 घंटे की अवधि में नापा जाएगा। इनके अनुसार वायु प्रदूषण का रियल इंडेक्स टाइम बनेगा। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने नदी जोड़ो परियोजना के लिए गठित विशेष समिति की पहली बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ये परियोजना उनकी सबसे प्रिय परियोजना है और यदि कोई राज्य इसमें सहयोग करने में किसी तरह की आनाकानी करता है तो वो इसके लिए स्वयं जाकर संबद्ध राज्य से अनुरोध करेंगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पर्यावरण को नुकसान होने का खतरा नहीं है और साथ ही सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि इस परियोजना की वजह से किसी तरह का पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। उन्होंने कहा कि नदी जोड़ो परियोजना देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना की सफलता में ये साबित हो जाएगा कि विकास और पर्यावरण एक साथ चल सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके मंत्रालय ने जिन 30 नदियों को जोड़ने की परियोजना को चुना है, ये कार्य 10 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन को हाथों हाथ लिया जा रहा है। बापू की 150वीं जयंती तक इस अभियान को पूरा करने में केंद्र के आधा दर्जन से अधिक मंत्रालयों के साथ कॉर्पोरेट सेक्टर, घरेलू और विदेशी गैर सरकारी संगठनों ने हाथ मिलाना शुरू कर दिया है। केंद्र के साथ राज्य की सहभागिता भी बराबर की होगी। स्वच्छता पेयजल मंत्रालय ने कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है। साथ ही हाथ बढ़ाना की तर्ज पर इस अभियान को चलाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पक्ष और विपक्ष सभी को इस मिशन में सहयोगी होने का न्यौता दिया है। साथ ही अभियान को सफल बनाने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों का सहयोग भी लिया जा रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर के सामाजिक सरोकार की धनराशि का उपयोग भी इन 5 सालों में स्वच्छता अभियान पर खर्च किया जाएगा। देशी विदेशी गैर सरकारी संगठनों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। बिजली के बढ़ते खर्च से परेशान कोलकाता नगर निगम शहर से रोजाना निकलने वाले सैकड़ों टन कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने की योजना बना रहा है। इसके लिए राज्य में 20 एकड़ जमीन की पहचान भी कर ली गई है। 20 एकड़ जमीन के 5 एकड़ पर यह प्लांट तैयार किया जाएगा। नगर निगम अकेले ये काम नहीं करेगा। कचरे से बिजली तैयार करने की ये परियोजना PPP मॉडल के आधार पर तैयार की जाएगी। इसके लिए निगम प्राइवेट संस्थाओं की मदद लेगा। PPP मॉडल पर प्राइवेट संस्था को यहाँ प्लांट लगाने के लिए देंगे। समझौते के अनुसार 25 साल के लिए ये जमीन लीज पर दी जाएगी। साथ ही निगम से हाथ मिलाने वाली संस्था को निगम रोजाना 600 मीट्रिक टन कचरा मुफ्त में देगा, जिससे बिजली तैयार किया जाएगा। इसके लिए निगम जल्द ही टेंडर जारी करेगा। महानगर में रोजाना 4500 मीट्रिक टन कचरा निकलता है।
देश में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की बीमारी बढ़ रही है। ऐसे में इस बीमारी की रोकथाम के लिए 2 रुपए की स्क्रीनिंग जांच के में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की बीमारी और उसकी संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने अध्ययन से ये साबित कर दिया है कि देश में हर साल करीब 1 लाख महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होता है। डॉक्टरों के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका स्क्रीनिंग के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि ये बीमारी होने की आशंका है या भी नहीं। इसी बीमारी की पहचान शुरुआती दौर में संभव है। फिलहाल स्क्रीनिंग के लिए पेप स्मीयर जांच की जाती है जिससे करीब 12,200 रुपए खर्च किए जाते हैं। जांच महंगा होने के कारण अभी तक इस बीमारी की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू नहीं किया जा सका है। आज की 30 डायरी में बस इतना ही। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं info@greentvindia.com। ग्रीन टीवी की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।